हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 11th क्लास का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। नीट में 5 to 6 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर से रहता है। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली पहले तो हम ये समझेंगे स्टूडेंट कि सेल होती क्या है, सेल की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, जब आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को देखते हो तो कई बार आपने सोचा होगा कि नॉन लिविंग में ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और वो उसको एक लिविंग बीइंग बनाती है। द आंसर इज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में जो बेसिक यूनिट पाई जाती है वो होती है सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनने वाले हों, चाहे वो बहुत सारी सेल से यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है यानी जो बॉडी है वो बनी होती है सेल से, एक सेल से या बहुत सारी सेल से। और यही सेल्स होती हैं जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग वाले करेक्टर है, लिविंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करती है। क्योंकि एक लिविंग सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वही सारी अल्टीमेट एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म की होती है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द सेल। सेल की वजह से, क्योंकि एक लिविंग कंपोनेंट जो है वो सेल ही बनाती है। तो देखो सेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन पहले हम लेते हैं। देखो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों कहा है स्टूडेंट? जैसे कि मैंने अभी बताया, लिविंग कंपोनेंट सेल के अंदर हैं और यही लिविंग एक्टिविटी को करवाती है और इसी की वजह से हमने इसको क्या कहा है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, सभी सेल से बने हुए होते हैं। क्लियर? सम आर मेड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा के बारे में आपने सुना होगा, पैरामीशियम, डायटम्स, इवन बैक्टीरिया सेल, ये सारे क्या हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इनकी एक सिंगल सेल ही सभी लिविंग करेक्टर को जो है एक्सप्लेन करती है, लिविंग करेक्टर को प्रमोट करती है। देन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं, उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, और एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं यानी कि ह्यूमंस। तो हम तो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए हम यूनिसेलुलर में आएंगे या मल्टी सेलुलर में, सो डेफिनेटली हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? देन व्हाट इज अ सेल? एक सेल होती क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें एक कैपेबिलिटी होती है स्टूडेंट। क्या कैपेबिलिटी है? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि सेल अकेले सरवाइव कर सकती है, सभी वाइटल एक्टिविटीज को एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है।
खाना पीना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक सिंगल सेल ये सारे काम कर सकती है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देन परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि जो अभी हमने बात की, जो भी लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो एक सिंगल सेल वो सारे परफॉर्म कर लेती है। और इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसे ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी सेल की नीड हो या किसी दूसरे कंपोनेंट की नीड हो, एक सिंगल सेल ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। तो देखो सीधी सी एक बात है कि अगर हम कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल से नीचे है तो हम उसे पूरी तरीके से या ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते हैं। लिविंग होने के लिए कम से कम एक सेलुलर कंपोनेंट होना चाहिए, और जो कंपोनेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती हो और सारी वाइटल एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर सकती हो, उसको हम कहते हैं सेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर किससे बना होता है? सेल से। फंक्शन, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, सभी फंक्शन कौन परफॉर्म करती है? सेल परफॉर्म करती है। तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा सेल का हम देखते हैं स्टूडेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, कहाँ से सेल के बारे में पता चला। क्लियर? तो देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज रॉबर्ट हुक। ये देखो ये साइंटिस्ट है स्टूडेंट रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क कैम्बियम की एक थिन स्लाइस ली, यानी जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम का आउटर पार्ट कॉर्क और जो इनर पार्ट होता है फैलोडर्म। तो उन्होंने आउटर पार्ट लिया कॉर्क, और हमें पता है कॉर्क की जो सेल्स होती है ना वो डेड सेल्स होती हैं। तो इन्होंने कॉर्क का पार्ट लिया और उसको थिन स्लाइस में कट कर लिया, और फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर स्टूडेंट दिखाई दिए। इस तरह के स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए, और इन स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, और ये जो आउटर पार्ट था ना, मेम्ब्रेनस जो पार्ट दिख रहा था, वो एग्जैक्टली सेल वॉल थी, रिजिड सेल वॉल। और अंदर का, क्योंकि कॉर्क की सेल्स क्या होती हैं? डेड होती हैं, तो अंदर का जो लिविंग पार्ट है वो सब डेड हो चुका था। तो इन्हें आउटर का जो पार्ट दिखा, उसके बेस पे इन्होंने इस स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया, और इन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिक यूनिट है। तो इन्होंने इसको कहा सेल्यूले, और सिंगल इन्होंने कहा सेल्यूला। और हमें पता है आज के टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं? सेल। सो इन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को सेल्यूले सिंगल, एक जो सिंगल पार्ट है दिस वन, इसको नाम दिया सेल्यूला, और जो कि सेल है। अब ये इनर पार्ट इनको ये नहीं देख पाए क्योंकि ये डेड सेल थी। तो बेसिकली अगर हम कहें सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने, बट इन्होंने डेड सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो इन्होंने डेड सेल को देखा था। अब अगर हम बात करें लिविंग सेल, सो स्टूडेंट लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था लिविन हॉक के थ्रू। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लिविंग सेल या फिर डेड सेल। तो लिविन हॉक ने सबसे पहले
जो है वो देखा और डिस्क्राइब किया था एक लाइव सेल को। कौन कौन सी सेल को इन्होंने देखा था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसीज। इन सेल को इन्होंने सबसे पहले देखा था। क्लियर? सो लिविंग सेल, डेड सेल, इनके बारे में क्लियर है। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, देन अगेन एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। देखो, रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। इन्होंने स्टूडेंट सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और कहाँ से डिस्कवर किया? फ्रॉम द रूट सेल ऑफ द ऑर्किड। ऑर्किड प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उन रूट की सेल को इन्होंने देखा और उन सेल के अंदर से न्यूक्लियस को सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया। क्लियर? सो ये तो बात हुई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक चीज और भी हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे है माल्थियस स्कैलिडन। माल्थियस स्कैलिडन जो है 1838 में इन्होंने अपना जो है ऑब्जर्वेशन रखी, और ये कौन थे? ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया, बॉटनिस्ट थे तो डेफिनेटली ये प्लांट के ऊपर वर्क कर रहे थे और प्लांट में ही इनकी ऑब्जर्वेशन रही होगी। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे कंपोज्ड यानी बने हुए होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। यानी कि ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। इन्होंने प्लांट को ऑब्जर्व किया और देखा जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, और यही सेल्स जो है वो कंबाइन होके प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। क्लियर? इसके बाद 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, थियोडर श्वान। जो श्वान थे ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, और जो चीज स्क्लेडन ने डिस्कवर की थी, ऑब्जर्व की थी, सेम चीज इन्होंने ऑब्जर्व की। लेकिन ये जोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने किसके अंदर ऑब्जर्व की? इन्होंने ऑब्जर्व की स्टूडेंट एनिमल्स के अंदर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑल एनिमल्स, ये देखिए, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, एंड एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि भाई जो भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, और सेल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, और इस मेम्ब्रेन को इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इन्होंने एक चीज और कंक्लूड की, ही ऑल्सो कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया? कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या होती है स्टूडेंट? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, और हमें पता है कि ये जो सेल वॉल है ये केवल प्लांट में ही मिलती है। तो इन्होंने बहुत पहले ये कंक्लूड कर दिया था कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, यानी ये एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। क्लियर? तो दोनों की ऑब्जर्वेशन लगभग 1 साल आगे पीछे थी, लेकिन सेम ऑब्जर्वेशन थी। जो कि स्क्लेडन ने डिस्कवर किया वही श्वान ने भी किया। अब इन्होंने क्या किया? अपनी ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को नाम दिया गया सेल थ्योरी। सो दोनों के एफर्ट से हमें मिली सेल थ्योरी। तो देखो क्या है, स्क्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने मिलके क्या दी? सेल थ्योरी दी। क्लियर?
अब इन्होंने सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट रखे स्टूडेंट? इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सीधी सी एक बात है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेल से मिलके बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट इन्होंने रखा ऑल द एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म is the sum total of activities occurring inside the cell। यानी कि जो भी एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, चाहे तो वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, कोई भी एक्टिविटी हो XYZ, वो सारी एक्टिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि उन एक्टिविटी को कोई ना कोई सेल परफॉर्म कर रही है। ये एक्टिविटी सेल के द्वारा हो रही है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये हमें पता भी है कि सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें स्टूडेंट रेस्पिरेशन का, सो रेस्पिरेशन में अल्टीमेटली हम जितनी भी रिएक्शंस देख रहे हैं वो सारी कहाँ हो रही हैं? सेल के अंदर। हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। डाइजेशन देख लें, सो डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहीं ना कहीं सेल से ही रिलीज हो रहे हैं। तो सारा एफर्ट्स किसका है? सेल का। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जितनी भी सेल हैं वो सारी सेम होती हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। सो सभी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में लगभग सेम होती हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को हम मिला दें, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? एंड प्रोटोप्लाज्म में प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है? अगर प्रोटोप्लाज्म पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट सेल होगी, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो ये क्या होगी? एनिमल सेल। क्लियर? तो ये कुछ जो है स्टेटमेंट सेल थ्योरी में इनके द्वारा दिए गए थे। लेकिन एक ड्रॉबैक जो है सेल थ्योरी का रह गया था, वो भी हम देखते हैं। चलिए, सो ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि भाई क्या ड्रॉबैक रहा होगा। सो मेन जो ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो नई सेल्स हैं वो किस तरीके से बन रही हैं, सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चलेंगे, सो देखो क्या है, नई सेल्स की फॉर्मेशन को सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी। क्लियर? अब इसके लिए एक और साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट रुडोल्फ वर्चो। और ये जो रुडोल्फ वर्चो थे, इन्होंने अपना पॉइंट 1855 में रखा था। सो 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने कहा, सबसे पहले ही एक्सप्लेन्ड दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि वो सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है, वही सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद नई सेल्स की फॉर्मेशन करती है। तो ऐसा नहीं है कि नई सेल्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से आ जाए, नहीं, जो लिविंग सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वही एक नई सेल्स को बनाती हैं। रुडोल्फ वर्चो ने इस पॉइंट को रखा एंड एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला
ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, इसका मतलब यही होता है। और इन्होंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ सेल लीनिएज। लीनिएज क्या होती है? एक परंपरा, एक खानदानी परंपरा। तो वही सेल की भी एक परंपरा है कि भाई जो पुरानी सेल्स हैं वही नई सेल्स को डिवाइड करके बनाएंगी। क्लियर? अब जो है स्क्लेडन और श्वान की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके एक नई सेल थ्योरी इन्होंने दी। He modified the hypothesis of Scladen and Schwann to give the cell theory final shape. सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने के लिए इन्होंने इन दोनों की थ्योरी को थोड़ा सा क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। कैसे किया? ये देखो, नई सेल थ्योरी कैसे आई? एनसीईआरटी में भी यही सेल थ्योरी के बारे में दिया गया है। इन्होंने पहला पॉइंट तो वही था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सेकेंड सेम स्टेटमेंट है, ऑल एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज अकरिंग इन द सेल। जो एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है अल्टीमेटली वो एक्टिविटी सेल के द्वारा की जा रही है। तो यानी कि फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल। सो इस बेस पे हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? एंड थर्ड ऑफ कोर्स जो रुडोल्फ वर्चो का पॉइंट था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करती है। सो ये नई जो है यानी मॉडिफाइड सेल थ्योरी यही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू में देखो बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। ओवरव्यू में हम देखते हैं, चाहे हम एक प्लांट सेल लें, अनियन सेल क्या है स्टूडेंट? ये प्लांट सेल है। और चाहे हम ह्यूमन की चीक सेल लें, जो हमारे गाल की सेल होती है चीक सेल, तो ये क्या है? एनिमल सेल। अब दोनों ही सेल को हम अगर ऑब्जर्व, ये सेल वो होती है स्टूडेंट जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। दोनों को ही देखें तो अनियन सेल, ह्यूमन चीक सेल बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों ही क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल सेल वॉल का है। प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी। क्लियर? बोथ हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल के पास स्टूडेंट मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ थिक एंड टफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चारों तरफ से सराउंड करती हो। सो अब ये जो मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमें पता है कि जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, जो हमारा डीएनए का मटेरियल है, जब वो अपनी कंडेंस्ड फॉर्म पे होता है तो उसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। सो इस क्रोमोसोम के पास एग्जैक्टली क्या है, या क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए कहते हैं। और इसी जेनेटिक मटेरियल के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। हमारी प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, सब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? डीएनए के पास।
सो कुल मिला के कंसेप्ट क्या है, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस होता है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स की, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इनके पास मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्या इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा? होगा, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म पे इसी तरीके से स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर। क्लियर? अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो डिफरेंस क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है और यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? देन बोथ हैव साइटोप्लाज्म। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के पास साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म जो है जो हमारी सेल है, सेल के अंदर का फ्लूइड होता है और उसी फ्लूइड में हमारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर साइटोप्लाज्म ना हो तो हमारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म ना हो। तो ये साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट हमारी वाइटल एक्टिविटीज के लिए, यानी हमारी सेल की वाइटल एक्टिविटीज के लिए। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी जितनी बॉडी की रिएक्शंस है वो सब स्टॉप हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के फंक्शन नहीं हो पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं सेल साइज। हम जनरल अभी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो सेल का साइज कितना होता है? देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो वो नेकेड आई से हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। देखो, बैक्टीरिया का अगर हम देखें साइज कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के हमारे पास होते हैं माइकोप्लाज्मा, और इन माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो देखो कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो माइकोप्लाज्मा को हम कंसीडर करते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर? देन एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन की आरबीसीज को अगर हम देखें, इट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। क्लियर? एंड नर्व सेल इज कंसीडर एज द लॉन्गेस्ट सेल। ह्यूमन में अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। सो ये हमारी क्या है? सेल। देखो, सेल की जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, सेल की शेप अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल साइज एंड शेप कैन बी पॉसिबल। शेप की बात करें तो डिस्क शेप हो सकती है, डिस्क लाइक, पॉलीगनल हो सकती है, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और इवन सेल इरेगुलर भी हो सकती है जिसकी कोई शेप ना हो। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट। ये देखो, आरबीसीज की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये जो आरबीसीज है कैसी होती है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड, अमीबॉइड यानी कि इरेगुलर, इनकी कोई शेप नहीं होती है। ये कॉलमनार है, कॉलमनार एपिथेलियम, शेप भी इनकी कॉलमनार रहेगी। एंड दिस इज द नर्व सेल। नर्व सेल्स अभी हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट सेल होती है, ह्यूमन के केस में 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। देन ट्रेकिड, ट्रेकिड कैसी है? इलोंगेटेड, थ्रेड लाइक। हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी स्टूडेंट इलोंगेटेड और थ्रेड लाइक होती है। और ये देखिए मेसोफिल सेल है, कैसी है? राउंड, ओवल, इस तरह की शेप हो सकती है और साइज भी इनके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? सो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमने सेल के बारे में पढ़ी।
नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल।